नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस्राएली सेना ने दावा किया है कि ईरान ने उनके देश पर मिसाइल हमला किया है। हालांकि ईरान ने इस आरोप से इनकार कर दिया। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस्राएल के इन आरोपों का खंडन किया। ईरान ने इन खबरों से इनकार किया है कि उसने संघर्ष विराम शुरू होने के बाद इस्राएल पर मिसाइलें दागी हैं। वहीं इस्राएल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि इस्राएली सेना को आदेश दिया गया है कि ईरान की ओर से संघर्ष विराम के उल्लंघन के जवाब में तेहरान में सरकार से जुड़े ठिकानों पर जोरदार हमले किए जाएं। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार रात को रक्षा मंत्री, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ और मोसाद के निदेशक के साथ सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में रिपोर्ट दी गई कि इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के सभी उद्देश्यों सहित बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यह भी लिखा है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन से इसराइल ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की और खुद को दुनिया की प्रमुख शक्तियों की पहली पंक्ति में रखा। यह इसराइल के लोगों और हमारे सैनिकों के लिए एक बड़ी सफलता है। इसराइल और ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम का ऐलान करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में संघर्ष विराम की घोषणा की है, लेकिन गजा में अब भी कोई युद्ध विराम नहीं हुआ। वहां इसराइल द्वारा किया जा रहा नरसंहार लगातार जारी है। पिछले 18 महीनों से फिलिस्तीनियों पर टूट रही इस भयावह त्रासदी पर प्रधानमंत्री मोदी की घोर चुप्पी ने भारत की नैतिक और राजनीतिक साख को ठेस पहुंचाई है। ईरान के स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार सुबह युद्ध विराम लागू होने से पहले उत्तरी ईरान में हुए हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए और 4 घर तबाह हो गए। ईरान में किलान प्रांत के गवर्नर कार्यालय का कहना है कि अस्ताने ये अशरफिये शहर पर हुए इस हमले में 33 लोग घायल भी हुए हैं। इसे उन्होंने आतंकवादी हमला बताया। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। गिलान के उप गवर्नर का कहना है कि मारे गए या घायल हुए लोगों में 16 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतकों में परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सिद्दीकी भी शामिल हैं। वहीं इससे पहले इस्राएली सेना ने भी रात में एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का जिक्र किया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सोमवार को अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए हमले का कतर से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान की कार्रवाई आत्मरक्षा का कदम थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कतर और अन्य पड़ोसी देशों के संबंध में ईरान अपनी अच्छे पड़ोसी की नीति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम यह संकल्प लेते हैं कि ईरान के विरुद्ध अमेरिकी और इस्राएली आपराधिक आक्रामकता और दुर्भावनापूर्ण नीतियों के कारण हमारे और क्षेत्र के भाईचारे वाले देशों के बीच फूट नहीं डलने देंगे। वहीं कतर ने सोमवार को अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र लिखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि युद्ध विराम अब शुरू हो गया है, कृपया इसका उल्लंघन न करें। इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी। बीती रात इसराइल ने तेहरान पर कई मिसाइल हमले किए। इसके बाद मंगलवार सुबह ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइलें दागी। ईरान के हमले में 4 लोगों की मौत हुई। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि युद्ध विराम शुरू होने से पहले मिसाइलों का आखिरी दौर दागा गया। वहीं इस्राएली एम्बुलेंस सेवा मैगन डेविड एडोम ने जानकारी दी कि 4 लोगों की मौत के अलावा 22 लोग घायल हुए हैं। इस्राएली सरकार ने कहा है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत हो गई है। एक बयान में इस्राएली सरकार ने कहा कि इस्राएल युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का पुरजोर जवाब देगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम अब शुरू हो गया है, कृपया इसका उल्लंघन न करें। ट्रंप की घोषणा के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान आया था। अराक्ची ने कहा कि अभी तक किसी भी तरह का संघर्ष विराम या सैन्य कार्रवाई रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस्राएली हुकूमत ईरानी समय के मुताबिक सुबह 4 बजे तक ईरान के खिलाफ अपनी गैर कानूनी जंग रोक देती है तो हमारा जवाबी हमला जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। चुनाव आयोग ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों पर कांग्रेस नेता
राहुल गांधी को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर कहा है कि आयोग द्वारा सभी चुनाव संसद द्वारा पारित कानूनों और नियमों के अनुसार कराए जाते हैं। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हजारों कर्मी तैनात होते हैं, जिनमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट भी शामिल हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों अखबारों में लेख लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने बीते 12 जून को राहुल गांधी को ईमेल किए गए एक पत्र में कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित की जाती है, जिसमें 1,186 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी यानी PLO, 288 चुनावी पंजीकरण अधिकारी यानी ERO, 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक और 288 निर्वाचन अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों द्वारा 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किए जाते हैं और इसमें कांग्रेस के 28,421 PLA होते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से आगे कहा कि हम मानते हैं कि चुनाव के संचालन के संबंध में कोई भी मुद्दा कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा सक्षम अदालत में दायर चुनाव याचिकाओं के माध्यम से पहले ही उठाया जा चुका होगा। चुनाव अधिकारी ने कहा कि हालांकि यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है तो हमें इस बारे में लिखने के लिए आपका स्वागत है और आयोग सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख और समय पर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने को तैयार है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस पर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में केवल 5 महीनों में 8% की वृद्धि हुई। कुछ बूथों पर 20 से 50% की वृद्धि देखी गई। BLO ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वोट डालने की सूचना दी। मीडिया ने बिना सत्यापित पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया और चुनाव आयोग चुप है या मिली भगत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, यह वोट चोरी है और कवर अप ही कबूलनामा है। राहुल ने आगे कहा कि इसलिए हम मशीन पठनीय डिजिटल मतदाता सूची और CCTV फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस और फर्जी शिव सैनिक एकनाथ शिंदे जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि हिंदी सिर्फ महाराष्ट्र के स्कूलों में क्यों थोपी जा रही है, गुजरात में क्यों नहीं। मुंबई और महाराष्ट्र को हिंदी सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुंबई में हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा उद्योग है, हिंदी गाने यहीं बनते हैं, यहाँ से हिंदी के बड़े अखबार निकलते हैं। हमें हिंदी सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र राष्ट्र के लिए समर्पित है। हम किसी भाषा से नफरत नहीं करते, हम हिंदी से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.